सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से, सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। क्या जानना चाहते हैं आप? क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनावों के 8 चरण हो चुके हैं। आप यही जानना चाहते हैं ना कि टेलीविजन पर एग्जिट पोल्स जो दिखाए गए हैं उसमें कौन जीत रहा है? अरे भाई, जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपकी श्रद्धा है वो पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है। मसलन आपकी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज बतला रहा है कि टीएमसी को 152 से 164 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 109 से 121 सीटें। आपके सामने रिपब्लिक का एग्जिट पोल, यहां पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में सिर्फ 10 सीटों का फर्क है और बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर मीडिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, इनके एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी को मिल रही हैं 170 से 185 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 88 से 96 सीटें। अब ये पोल ऑफ पोल्स है एनडीटीवी का। इसमें आप देखिएगा, ईटीजी रिसर्च टीएमसी को दे रहा है 164 से 176, पी मार्क दे रहा है टीएमसी को 152 से 172, एबीपी न्यूज मैं आपको बता चुका हूं और रिपब्लिक भी मैं आपको बता चुका हूं। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। क्या एग्जिट पोल के बहाने हमारे न्यूज चैनल्स असल मुद्दे से हमें भटकाने का प्रयास कर रहे हैं? और जिन चुनावों को आपने 8 चरण तक खींचा, क्या उसकी कीमत पश्चिम बंगाल की जनता चुका रही है? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बलि आम इंसान चढ़ेगा? और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव हुए और इस खबर के मुताबिक अब तक 550 शिक्षा मित्रों की मौत हो चुकी है, क्योंकि ये लोग पंचायत चुनावों में ड्यूटी कर रहे थे, इन्हें किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं थी और इनकी मौत हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाबदेही किसकी है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो ये मानने को ही तैयार नहीं है ना कि कोरोना से मृत्यु हुई है। आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये वीडियो एक महिला का है। इस वीडियो के अंदर उस महिला की तबीयत खराब है, फिर भी उसे पंचायत चुनाव की ड्यूटी पर लगाया गया है। उसके चेहरे को देखकर आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि वो कितनी खराब अवस्था में। यह वीडियो देखिए, और यह वीडियो योगी सरकार को शर्मसार कर रहा है, प्रशासन को शर्मसार कर रहा है, चुनाव आयोग को शर्मसार कर रहा है। देखिए। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को फटकारा है और जवाब तलब किया है कि 135 लोग क्यों मारे गए हैं। हालांकि सरकार जो है एक भी मौत को मानने को तैयार नहीं है। आप ये ना भूलें कि आज से 2 दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा था। भूल गए? मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा था कि क्यों ना आप पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। आजाद भारत के इतिहास में चुनाव आयोग के बारे में क्या कभी आपने ऐसे शब्द सुने हैं? मगर 8 चरण तक इन चुनाव को खींचा गया। क्यों? ताकि भारतीय जनता पार्टी जो है बेहतर प्रदर्शन कर सके, और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं। रिपब्लिक बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। फिर वो एक और पता नहीं कौन सा एक संस्था है जिसका संपादक को बहुत बुरी तरह से लतियाया गया था मुंबई में, याद है? थप्पड़ मारा गया था, जो बंदर की तरह उछलता रहता है।
उसकी संस्था तो 162 से 184 सीट्स दे रहा है बीजेपी को। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एग्जिट पोल्स कोरोना के मुद्दे पर हावी हो सकते हैं? बताइए। आज मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा को एक न्यूज चैनल पर रोते हुए देखा। वो कह रहे थे कि आप लोग एग्जिट पोल्स पर डिबेट कर रहे हैं, मगर मेरी नजर तो उन लोगों पर है जो मारे जा रहे हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखा चुका हूं, और सबसे दुख की बात यह है कि सरकार मानने को ही नहीं राजी है दोस्तों कि एक समस्या भी सामने है। योगी सरकार ने कहा कि हालात बेहतर हो रहे हैं, ऑक्सीजन हर जगह मिल रही है, और जिस अस्पताल ने गलत जानकारी दी हम उन पर एक्शन लेंगे। आम जनता पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं इस लड़की की आवाज। यह कहती है कि मैं करीब 5 लाख रुपए खर्च चुकी हूं, मेरे पिता अभी भी ऊपर अस्पताल में। सुनिए इसकी आवाज, और यह सीधी चुनौती दे रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। सुनिए दोस्तों। 4,70,000 रुपए जमा कर चुकी हूँ, और इन लोग को पता भी नहीं है कि मेरे पापा का कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं, एक दिन का 40,000 लेकर। तो प्लीज टेल पीपल कि जो योगी आदित्यनाथ जो इन लोगों ने बोला था ना कि जो बोल रहा है कि ऑक्सीजन कम है, उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं यहाँ खड़ी हूँ, करके दिखाओ। मेरे पापा ऊपर हैं, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, आगे दिखाओ। अभी हिम्मत हो यहाँ पे अपना मुंह लेके आओ। आज अजब बेबसी है इस देश की जनता में। आज मैंने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को सुना। मतलब एक तो मैं समझ नहीं पाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बोली में वैज्ञानिक सोच क्यों नहीं है। मतलब कहते हैं कोरोना भेष बदल कर आता है। अरे इस तरह के नाटकीय अंदाज में कौन बात करता है भाई? सुनिए क्या कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, फिर मैं आगे चर्चा करता हूं। वायरस किस प्रकार का बहुरूपिया है, कैसे अपने भेष बदलता है, कैसे भेष बदल बदल कर हमारे सामने आता है। ये वो हर्षवर्धन है दोस्तों जो आज भी मानने को तैयार नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी है। वो कह रहे हैं कोई कमी नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि पिछले साल जिस तरह से हमने कोरोना का मुकाबला किया था, इस साल हम और भी बेहतर कर रहे हैं। ये सब क्यों कहा जा रहा है दोस्तों? ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन्हें लगता है जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये जो काल था जिसमें रोज 3-3 हजार लोग कोरोना की वजह से मारे जा रहे थे, ये पूरी तरह से इस पर लीपापोती कर दी जाएगी। क्योंकि इन्हें क्या लग रहा है कि अगले 50 साल तक हम सत्ता में रहेंगे। अगले 50 साल तक सत्ता में रहे तो किताबों में क्या लिखा जाएगा, इतिहास की पन्नों में क्या लिखा जाएगा, ये सब तो इन्हीं के हाथों में रहेगा ना। मगर आज मैं आपके सामने एक पत्रकार के नाते यह भी बतलाना चाहता हूं कि 2 मई के बाद क्या होगा दोस्तों। 2 मई को कोई भी जीते, जनता हार जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं, बंगाल के अंदर कोरोना को लेकर हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अब इन दोनों सूरतों की बात करें, अगर बीजेपी जीती, अगर बीजेपी हारी। बीजेपी जीती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, सभी न्यूज चैनल्स में चलना शुरू हो जाएगा कि देखा, कोरोना के मुद्दे पर पूरा आत्मविश्वास पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी में जतलाया है। गलत। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि पश्चिम बंगाल के 5 चरण के चुनाव हो चुके थे और इसी के बाद कोरोना को लेकर रूप जो है बहुत विकराल हुआ। अब भी पश्चिम बंगाल में हालात गंभीर है, मगर उतनी गंभीर नहीं जैसा हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मगर आपको याद होगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर कोरोना का एक ट्रिपल म्यूटेंट, एक बहुत ही खतरनाक प्रकार का कोरोना वायरस घूम रहा है। और यह क्यों आया है, उसकी वजह है चुनावी रैलीज, बड़ी बड़ी तादाद में लोगों का जमा होना। तो पश्चिम बंगाल में तो अभी देखा जाएगा। इसलिए जो भी आपसे यह कहेगा ना कि अगर बीजेपी जीत गई 2 मई को, कि यह कोरोना के ऊपर वोट है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अधिकतर न्यूज चैनल्स यही कहेंगे कि देखा, कोरोना को लेकर देश की जनता पश्चिम बंगाल बीजेपी के साथ है। नहीं साहब, जैसे मैंने कहा, 5 चरणों के मतदान के बाद हालात उग्र हुए, इसलिए वो उनके लिए वोट नहीं है। हां, अगर बीजेपी जीत गई तब क्या होगा मैं आपको बताता हूं। तब पश्चिम बंगाल में ऐसा मुख्यमंत्री आसीन हो जाएगा
जो अस्पतालों को धमकी देगा कि अगर तुमने ऑक्सीजन को लेकर शिकायत की तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। वो आम लोगों पर एफआईआर दर्ज कर देगा, जैसा कि अमेठी पुलिस ने किया था उत्तर प्रदेश के अंदर। या फिर जैसा कि माननीय मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि मृतकों के आंकड़े क्या चीज होते हैं, मृतकों की बात करने से लोग जिंदा थोड़ा ना हो जाएंगे। अगर बीजेपी जीत गई 2 मई को पश्चिम बंगाल में, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं ऐसा ही मुख्यमंत्री वहां पर आसीन हो जाएगा। और इसमें जनता की कितनी जबरदस्त जीत होगी वो तो आप जानते हैं। और अगर वाकई दोस्तों बीजेपी जीती तो बधाई पश्चिम बंगाल की जनता को, मगर अगर हार गई तब क्या होगा? अगर वो पश्चिम बंगाल हार गए और साथ में असम भी हार गए, क्योंकि मैं तमाम न्यूज चैनल्स में देख रहा हूं, सब जगह असम के अंदर बीजेपी को विजेता बताया जा रहा है। बस एक टुडेज चाणक्य की यह तस्वीर है जो मेरे दोस्त रवीश कुमार ने मुझे फॉरवर्ड की है। इसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जो मत प्रतिशत मिला है बराबरी का मिल रहा है, 43% जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मगर अगर असम और बंगाल दोनों हार गई बीजेपी, तो यकीन मानिए दोस्तों उसके बाद बीजेपी को लेकर विपक्ष का गुस्सा, विपक्ष की लामबंदी और बढ़ेगी। हालांकि बीजेपी जीत भी जाए पश्चिम बंगाल के अंदर तो जनता तो सफर कर रही है ना, जनता को तो यातना मिल रही है, जनता तो प्रताड़ित हो रही है। तो पश्चिम बंगाल जीत लेने से आपके पाप नहीं धुल जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं आप? और मेरे जहन में यह बात भी है कि अगर ये लोग पश्चिम बंगाल और असम हार जाते हैं तो अब 8 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों में। और आप जानते हैं यूपी के अंदर किस कदर बदहाली है, चाहे नोएडा हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे बनारस हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, हर जगह बदतर हालात हैं। और अभी कोरोना तो ग्रामीण इलाकों में पहुंचा ही नहीं, उत्तर प्रदेश में हालात और बदतर होंगे, लोगों का गुस्सा बढ़ेगा। और अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी हार जाती है तो इसका सीधा असर आने वाले वक्त में यूपी में भी पड़ने वाला है। मगर एक बहुत बड़ा मगर है, क्योंकि इस वक्त क्या है दोस्तों, अखिलेश यादव गायब हैं, मायावती गायब है। खैर मायावती में तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनके बयानात ऐसे होते हैं जो कि बीजेपी के पक्ष में ही होते हैं, और मैं मायावती से बहुत मायूस हूं सच बताऊं तो। मगर अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, वो भी खामोश हैं, उनकी भी मैं आवाज नहीं सुन रहा हूं। तो बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष जमीन पर दिखाई दे। प्रियंका गांधी कोशिश करती रहती है, मगर आप जानते हैं कांग्रेस का भी जनाधार नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए आने वाले 1-2 महीनों में उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव को सक्रिय होना पड़ेगा। सिर्फ 2-3 ट्वीट कर लेने से बात नहीं बनने वाली है। तभी आप उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा पाएंगे। अगर मैं फिर दोहरा रहा हूं दोस्तों, चाहे परिणाम जो भी आए, हारेगी जनता। चाहे बीजेपी जीते, चाहे टीएमसी जीते, हारेगी जनता। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव करवाए हैं ना, जिसके ऊपर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था चुनाव आयोग को कि आप पर खून का मुकदमा या खून का केस क्यों ना दर्ज किया जाए, यह बहुत ही करारा तमाचा है चुनाव आयोग के मुंह पे। और इतिहास आपको कभी नहीं माफ करेगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी की चाटुकारिता में आपने पश्चिम बंगाल की जनता की जान जोखिम में डाल दी। और सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल से जुड़ा है पूरा देश, क्योंकि यहीं पर हमारे अर्धसैनिक बल आए थे, तमाम राजनेता आए थे, और जब ये लोग पश्चिम बंगाल से वापस गए, साथ में कोरोना लेकर गए। इस चीज को कोई नहीं भूल सकता। खैर, बेबाक में हम मुद्दे लगातार उठाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।